बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, हम लोगों ने क्लास 11th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है इसकी शुरुआत कर दी है, जिसमें हमारे 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 1.1 एंड 1.2 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और अब बारी है एक्सरसाइज 1.3 की। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में क्या समझने वाले हैं, तो एक्सरसाइज 1.3 का जो बेसिक कंसेप्ट है ना, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया, फिर जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है ना, वो आपको बहुत ही ईजी लगेंगे, और एक्चुअल में ईजी है ही। अगर आप बस ये बेसिक समझ लेते हो, उसके बाद देखिएगा सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, है ना, देरी नहीं करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या क्या समझने वाले हैं, मैं आपको पहले ही थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग आर्गन्स डायग्राम के बारे में जानेंगे। चिंता मत करना, पहली बार नाम सुन रहे हो ना, कोई बात नहीं, अब भी धीरे धीरे पुराना हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग आर्गन्स डायग्राम देखेंगे, फिर उसके बाद क्या देखेंगे, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर उसके बाद हम देखेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसके बाद हमें क्या देखना है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म और पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये 4 चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे बच्चों, आर्गन्स डायग्राम की बात करेंगे। ठीक है ना, तो आर्गन्स डायग्राम कैसा होता है, तो याद है आप लोगों को, कार्टेशियन प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, जी हाँ, एक होता है इसमें वाई एक्सिस, दूसरा क्या होता है बच्चों, एक्स एक्सिस। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, तो आप ध्यान से देखना, यही तो है हमारा आर्गन्स डायग्राम। यानी हम लोग क्या करते हैं जानते हो, ये जो आर्गन्स डायग्राम होता है ना, इसकी मदद से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब करना कैसे है, चलो समझते हैं। जैसे यहाँ पर ना मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ये लो, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3i। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि इसे ना आप आर्गन्स डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट कीजिए, तो कैसे करेंगे। अच्छा, पहले तो इसका मतलब जो अभी तक आप सीखते हुए आए हो उसके बारे में थोड़ा जानो। जैसे कि हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन है, ठीक, और मुझे ना एक पॉइंट दिया गया है, पॉइंट सी करके, और इसके कोऑर्डिनेट है 1, 2। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि आप ना मुझे ये प्लेन के ऊपर दिखाइए, तो फिर आप कैसे दिखाएंगे, तो देखो, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये होता है बच्चों वाई कोऑर्डिनेट, आप सभी लोग जानते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर 1 देखेंगे और वाई एक्सिस पर क्या देखेंगे बच्चों, 2 देखेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर 1 है और इसके आगे गए तो यहाँ पर क्या है, 2, तो ये हो जाएगा हमारा ये वाला पॉइंट। फिर उसके बाद यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और बोलेंगे कि ये है हमारा पॉइंट सी। ठीक है, तो बताइए, जब इस पॉइंट सी को दिखाना हुआ तो हमें किसकी जरूरत पड़ी, हमें जरूरत पड़ी एक्स कोऑर्डिनेट की और वाई कोऑर्डिनेट की, है ना। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा। देखो, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, अब इसे मुझे क्या करना है, आर्गन्स डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करना है। तो मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, अगर कोई भी पॉइंट मुझे ये डायग्राम में दिखाना है तो मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको पहला वाला नंबर दिखाई दे रहा है ना, यानी कि रियल पार्ट, ये हमारा क्या होता है बच्चों, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट होता है, यानी कि रियल पार्ट को हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट इसमें कंसिडर करते हैं। और ये जो है ना, ये इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट का ये जो रियल वाला मतलब हिस्सा है, देखो, इसको हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये हमारा क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। तो देखिएगा, हमें वो पॉइंट मिल चुका है। देखो, इस प्रकार से हमें पॉइंट मिलेगा और जिसके कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएंगे, 2, 3, है ना। तो अभी हम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो कैसे, मान लो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी है, 1, 2 एंड इधर आ गया बच्चों 3। ठीक है, चलो इसको थोड़ा और ऊपर लेकर के चले जाते हैं। ओके, समझे। तो देखो यहाँ पे 2 और 3, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर 2 देखेंगे, तो 1, 2 यानी कि ये रहा पॉइंट। फिर उसके बाद वाई एक्सिस पर हमें 3 देखना है, तो 1, 2, 3 यानी कि ये रहा पॉइंट, मतलब ये रहा 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ से एक सीधी लाइन खींच देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट पी हो जाएगा। याद रखना, इसको पॉइंट पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब और भी आप कुछ ले सकते हो, लेकिन नॉर्मली हम लोग पी ही लेते हैं। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, 3, है ना। और ये मतलब ये क्या होता है, हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है ना, जो क्या होता है इसका मतलब यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमारे 0, 0 होते हैं, आप सभी लोग जानते हो। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को इस तरीके से मिला देंगे। रुको रुको रुको, ठीक, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी हमने क्या किया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन्स डायग्राम की मदद से दिखा दिया, बस यही तो है, इसी को बोलते हैं आर्गन्स डायग्राम। बताओ, पहले से सीखा है ना। चलो, अब यहाँ पर कुछ और बातें इसके बारे में आपको बताती हूँ। जैसे कि इसमें हमने क्या देखा बच्चों, बताइए, रियल पार्ट को हमने कौन से एक्सिस की मदद से दिखाया, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, बराबर। तो हमने क्या किया, मतलब जो रियल वाला पार्ट था ना, वो हमने कौन से एक्सिस पे लिया, एक्स एक्सिस पे लिया, बराबर। तो इस एक्सिस को, मतलब आर्गन्स डायग्राम में ये जो एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस, इसको बोला जाता है बच्चों रियल एक्सिस। ठीक है, क्या बोला जाता है, रियल एक्सिस।
कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। और फिर हमने इमेजिनरी जो हमारा मतलब इमेजिनरी वाला नंबर था उसको हमने कहाँ पे दिखाया, तो यहाँ पर दिखाया वाई एक्सिस पे, तो ये क्या कहलाएगा, इमेजिनरी एक्सिस कहलाएगा, ठीक है। तो ये होता है बच्चों रियल एक्सिस, ये होता है इमेजिनरी एक्सिस। लिखूँ मैं इधर, जगह तो नहीं है पर फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, समझ गए। तो बस इसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, यानी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा जैसे यहाँ पर दिया था, और बोला जाएगा कि उसको आर्गन्स डायग्राम की मदद से दिखाओ। तो आपको ये डायग्राम बनाना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस करके, यानी इमेजिनरी एक्सिस और रियल एक्सिस। फिर आप क्या करोगे, ये जो रियल एक्सिस है इस पे रियल वाला हिस्सा दिखाओगे, रियल वाला पार्ट दिखाओगे, और इस पे क्या दिखाओगे, इमेजिनरी वाला। बस खत्म कहानी, इतना ही था, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, तो जो मैंने आपको दूसरा टॉपिक बताया था बच्चों, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसको भी समझना बहुत जरूरी है, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना उसमें हम यही तो करने वाले हैं, मॉड्यूलस निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे, तो एम्पलीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। आप देखिएगा एक्सरसाइज वाला वीडियो, आपको समझ में आएगा। तो चलो अब ये मॉड्यूलस क्या होता है समझते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे मॉड का मतलब आप जानते हो ना क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा बच्चों 5, और फिर मैंने इसको इस प्रकार से वर्टिकल बार में लिख दिया, तो मैं इसको क्या बोलूंगी, मॉड ऑफ 5, ठीक है। तो यही तो है मॉड्यूलस। तो समझिएगा जैसे मेरे पास ना एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, चलो इसी को ले लेते हैं 2 + 3i करके, ठीक है। अब मुझे इसका क्या बताना है, मॉड्यूलस बताना है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना, सुनो एकदम ध्यान से, इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या करोगे, मॉड्यूलस ऑफ z निकालना है ना, तो इसको वर्टिकल बार में लिखना, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो स्क्वायर रूट, और फिर अंदर क्या आता है बच्चों, अंदर ये आता है a² + b²। अब ये a और b क्या है, तो सुनिए ध्यान से, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जनरल फॉर्म है ना वो क्या होता है, मतलब देखो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना बच्चों, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो a + bi के इक्विवेलेंट हो जाएगा, यानी a का वैल्यू हमें 2 मिलेगा और b का वैल्यू क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, a और b को इसके अंदर जब पुट करेंगे ना, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो यही है इसका सिंपल सा फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, चलो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने ये जो आर्गन्स डायग्राम बनाया था, इसी में आप देख लीजिए, आपको समझा देती हूँ। चलो इधर ही हम देख लेते हैं, ठीक है। हमने ये आर्गन्स डायग्राम देखा था, ओके, यहाँ पे पॉइंट P आया था, है ना, और इस प्रकार से ये था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है ना, जैसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे मॉड्यूलस बताना है तो क्या होगा, तो ये जो आर्गन्स डायग्राम में मैंने ये जो पॉइंट यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, जिसको दिखाया है, तो इस पॉइंट से लेकर ओरिजिन तक की जो दूरी है ना, जैसे यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का ये जो सीधा सा डिस्टेंस रहेगा ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसको हम लोग r से दिखाते हैं। अच्छा r से क्यों दिखाते हैं, इसको मैंने r क्यों बोला, देखो r4 क्या होता है, रेडियस होता है ना। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको मतलब इसको सेंटर मान करके इस तरीके से मैंने अगर सर्कल बनाया, ठीक है, मैंने इसको सेंटर मान करके सर्कल बनाया, तो बताइए ये क्या होगा बच्चों, रेडियस ही तो होगा, ठीक है। तो ये हमारा r होता है, जिसको हम मतलब इसको हम r से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये r हो गया, और देखो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर लाइन आ रही है इधर, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। इस बात से आप लोग एग्री करते हो ना। अभी देखिएगा यहाँ पर हमने मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, वो क्या होगा बताइए जल्दी से, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, यानी कि ये हो जाएगा बच्चों 2 मतलब क्या, a है ना, ये क्या होता है, a होता है, क्योंकि इसमें देखो a का वैल्यू क्या है बच्चों, 2 है, समझ रहे हो कि नहीं। देखो a का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, b। देखो ये b है ना, b मतलब देखो b का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 3, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस में क्या बोल सकते हो, b बोल सकते हो ना, क्योंकि b का मतलब तो 3 है, ठीक है, और a का मतलब 2। समझ में बात आ रही है मेरी। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना। तो देखो जब भी कोई राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो देखो अगर आप इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो होगा क्या, सुनिए एकदम ध्यान से, क्या होता है फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं, बताइए। हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो देखो इसमें हाइपोटेनस क्या होगा, 90 डिग्री के सामने r, तो r का स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, तो इसके जो रिमेनिंग 2 साइड्स होते हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो इसके रिमेनिंग 2 साइड्स कौन कौन से हैं, पहला तो ये है, दूसरा ये है, बराबर। तो देखो पहला वाला क्या है बच्चों, a है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया a का स्क्वायर, फिर प्लस दूसरा वाला साइड कौन सा है, b, देखो इसका लेंथ क्या है, b है ना, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया बच्चों, b लिख दिया, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये दोनों कहाँ मैच कर रहे हैं, अभी मैच करेगा, रुको ना, काहे चिंता करते हो। देखो यहाँ पर होगा क्या, ये जो स्क्वायर है मान लीजिए ये यहाँ से हटा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रूट लूंगी तो ये स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, है ना।
तो ये भी रूट के अंदर आ जाएगा, यानी कि अगर मैंने ये स्क्वायर हटाया मतलब स्क्वायर रूट लिया तो होगा क्या, देखो यहाँ से ये स्क्वायर गायब हो जाएगा और ये जो दोनों है ना ये आ जाएंगे बच्चों रूट के अंदर, ठीक है। तो देखो r विच इज इक्वल टू क्या मिला हम लोगों को, तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही तो है फॉर्मूला, देखो ध्यान से। यानी हम यहाँ पे एक और बात लिख सकते हैं कि ये जो मॉड्यूलस ऑफ z है ना, इसी को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, r से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो कहीं पे आपको r दिखा मिले ना तो चिंता मत करना, r फॉर क्या होता है, मॉड्यूलस ही होता है। ओके, समझ में बात आई। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, आर्गन्स डायग्राम देख लिया है और हमने क्या देखा, मॉड्यूलस भी देख लिया, ठीक है। अब इसके आगे मैं आपको बताने वाली हूँ किसके बारे में, एम्पलीट्यूड के बारे में, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। देखो आपको क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा, थोड़ा इसके बारे में भी समझा देती हूँ। जैसे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा, ठीक है, वहां पे बोला जाएगा कि इसका ना मॉड्यूलस निकाल करके बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा ये फॉर्मूला यूज करना है। कैसे करोगे, आपको एक सॉल्व करके बताती हूँ। देखो जैसे कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉड्यूलस हम लोगों को यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, मॉड्यूलस ऑफ z विच इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर। तो a का वैल्यू बताइए, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा बच्चों, 2 है ना। देखो a के इक्विवेलेंट में 2 है ना, तो a का स्क्वायर हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, मतलब a का वैल्यू हमें क्या मिलेगा 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे। फिर b का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9। 9 प्लस 4 कितना होता है बच्चों, 9 4 13, 13 ही होता है ना, 3 3 9 और 2 2 4, ठीक है। तो यहाँ पे रूट के अंदर क्या आ गया, 13, और यही हमारा क्या है, मॉड्यूलस है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो बस ऐसे ही आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, सिंपल है ना। चलो अभी एक काम करो, पहले आप ये देखो, फिर मैं आपको बताती हूँ एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों अगला टॉपिक देखते हैं, तो देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो दोनों का मतलब सेम होता है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, तो चलिए समझते हैं कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है। तो देखो जैसे कि मैं यहाँ पर ना आर्गन्स डायग्राम बना रही हूँ, समझिएगा। जैसे यहाँ पर मुझे पॉइंट P मिला, ओके, और मैंने क्या किया, इन दोनों को इस तरीके से जॉइंट कर दिया, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, ऐसे करके जॉइंट कर दिया, मतलब पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेकर के P तक। ओके, ये हमारा क्या होता है बच्चों, R होता है, ठीक। तो अब इसमें आर्ग्यूमेंट क्या होगा, तो देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। जैसे कि देखो ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ओके, तो अगर मैंने आपसे बोला कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस बताइए, तो क्या होगा बच्चों, ये होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये होगा निगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो ये होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये होता है निगेटिव वाई एक्सिस, है ना। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हो इधर सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, इधर सारे निगेटिव आते हैं। वैसे ही वाई एक्सिस में भी होता है, अगर आप ऊपर जाएंगे, यहाँ से ओरिजिन से अगर आप ऊपर जाएंगे तो सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, और अगर आप नीचे आएंगे तो सारे निगेटिव नंबर्स आते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो देखिएगा यहाँ पर ये होता है हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस बराबर। तो देखो ये जो मैंने यहाँ पे लाइन खींची है ना, देखो ये वाली लाइन, ओके, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, ये वाला एंगल, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, थीटा, यही है हमारा एम्पलीट्यूड। ओके, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपसे एम्पलीट्यूड पूछा गया तो आप क्या बोलोगे, पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ओके, और दिखाने के बाद यहाँ पे जो एंगल बनेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, याद रखना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। अभी आर्ग्यूमेंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, चलिए समझते हैं। देखो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं बच्चों, आर्ग्यूमेंट, देखो ARG ऑफ Z, या फिर इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, AMP, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ Z, ओके, और इसको आप थीटा भी लिख सकते हो, क्योंकि इन दोनों का मतलब तो थीटा ही है। थीटा मतलब क्या, आर्ग्यूमेंट। ओके, समझ में आया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखिए थीटा का फॉर्मूला ये होता है, थीटा विच इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखने का 10, उसके बाद से इनवर्स 10 इनवर्स, और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आता है, B/A आता है। ओके, तो ये होता है फॉर्मूला आर्ग्यूमेंट निकालने का, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये आया कहाँ से, चलो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन आएगा, यहाँ से भी एक लाइन आएगा, आप सभी जानते हो ये B होता है, और ये क्या होता है बच्चों, ये A होता है। मैंने आपको बताया था अभी पिछले वाले, मतलब पीछे बताया था ना, ठीक है। तो यहाँ पे समझते रहिएगा। देखिए जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप लोग को याद होगा, क्लास 9 10th में आपने सीखा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। उसमें क्या होता था, वैसे क्लास 9 10th की मैं क्या बात करूं, सुनो, क्लास 11th में ही ना ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के आपको 2 चैप्टर्स दिए गए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप
मतलब कुछ भी करने से पहले ना ये जो दोनों चैप्टर्स है ना उनको कंप्लीट करो अच्छे से। ओके, अगर आपने वो कर लिया तो समझ लीजिए आपके सारे रास्ते ना आगे आगे खुलते जाएंगे आसानी से। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने नहीं किया, मैथमेटिक्स पार्ट 1 के ये दोनों चैप्टर्स हैं, तो ये 2 और 3, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 और 3 उनको आप प्लीज़ अच्छे से कीजिएगा। अगर आपने उसको अच्छे से कर लिया, फिर यहाँ पर मैं आपको जो भी बताऊंगी या फिर आगे वाले जो आपके चैप्टर्स है जैसे कि कंटिन्यूटी हो गया और फिर इसके आगे जो भी आपके लेसन आएंगे ना वहाँ पे उनका बहुत ही यूज़ है, मतलब बहुत ही यूज़ है। ठीक है, इसीलिए पहले आप उनको कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, है ना, तो उसमें हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे, याद है आप लोगों को? देखो जैसे कि अगर मैंने आपसे पूछा कि साइन थीटा बताओ, तो साइन थीटा क्या होता था, याद करने की कोशिश करो, अभी आपको याद आएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर मैंने आपसे कॉस थीटा पूछा तो इसका फॉर्मूला क्या होता था बच्चों, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस होता था। और अगर मैंने आपसे टेन थीटा पूछा तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड ऊपर आता था, एडजेसेंट साइड नीचे आता था। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, जैसे मान लो यहाँ पे थीटा है, ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, टेन थीटा निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो देखो इसमें अपोजिट साइड क्या है बच्चों, इसके सामने वाला साइड क्या है, बी, यानी कि बी ऊपर आएगा। ठीक, और फिर यहाँ पर देखिएगा एडजेसेंट, तो इस एंगल के एडजेसेंट में कौन सा साइड है, आप बोलेंगे ये भी है, लेकिन ये मत लेना क्योंकि ये तो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ना, इसलिए हमें ये वाला साइड लेना होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, बी अपॉन ए करके आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां पर हमें मिला क्या, ध्यान से देखते रहो, टेन थीटा विच इज इक्वल टू बी अपॉन ए, बराबर। अभी जो टेन थीटा है ना, जब ये उधर जाएगा, क्योंकि देखो एम्पलीट्यूड का मतलब क्या, ओनली थीटा, राइट, हमें टेन थीटा का वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो बस थीटा चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, टेन को उधर लेकर के जाएंगे, तो जब ये टेन उधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा टेन इनवर्स और फिर ब्रैकेट के अंदर बी अपॉन ए, समझे? तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आया है जिसे आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर कुछ और बातें बताती हूँ, अभी ये खत्म नहीं हुआ, ठीक है, अभी और भी है, चिंता मत करो, समझ में आएगा आपको। चलिए, क्वाड्रेंट के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, क्वाड्रेंट क्या होता है। अच्छा, क्वाड्रेंट बताने के पहले ना जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल था ना, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। जैसे देखो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, डिग्री होता है, यहाँ पे हम डिग्री लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ना हम लोग टेन थीटा इसके वैल्यूज लिखते जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे इसी को रेडियन में। ठीक है, चलो जैसे कि 0 डिग्री से ये शुरू होता है, 0 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 30 डिग्री, फिर यहाँ पर 45 डिग्री, है ना, इस तरीके से आते जाता है। यहाँ पे हमने 60 डिग्री ले लिया, 60 के बाद क्या आता है 90, उसके बाद 180, फिर क्या आएगा 270 और यहाँ पर मैंने लिख दिया 360, बस यहीं तक लेना, अभी इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी देखिए टेन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। टेन 30 डिग्री क्या होता है, तो 1/√3 होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जिनको भी याद है उनको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। टेन 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, ये 1 है। और टेन 60 डिग्री क्या होता है, तो √3 होता है। अच्छा, टेन 90 क्या होता है, तो टेन 90 होता है नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी, इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हो। और फिर टेन 180 क्या होता है बच्चों, 0 होता है। टेन 270 क्या होता है, तो ये भी होता है नॉट डिफाइंड। और टेन 360 क्या होता है, तो ये होता है आप लोगों का 0। ओके, ये बात समझ में आ गई। चलो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं ना, ये जो सारी डिग्रीज है ना इनको हम लोग रेडियन में लिखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो आपको एक बात बताती हूँ, चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स पार्ट 1 का है ना, ये पार्ट 2 चल रहा है, तो पार्ट 1 का लेसन नंबर 1 एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट, ये भी मैंने करवाया हुआ है। अगर आप सभी लोगों ने उसको देखो, मतलब रूल के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, मैथमेटिक्स पार्ट 1 करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा मैं मान करके चल रही हूँ कि आप लोगों ने पार्ट 1 को जरूर किया होगा। ठीक है, तो पार्ट 1 में ना हमने देखा था कि किसी भी डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ओके, जैसे यहाँ पे 0 डिग्री है, तो देखो 0 डिग्री को अगर हम रेडियन में चेंज करेंगे ना बच्चों, तो 0 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। देखो कन्वर्ट करने के लिए हम करते क्या है, या फिर रुको आपको बताती हूँ, रुको, हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप सोचेंगे ये सब क्या बता रहे हो, लेकिन देखिए जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब आप बोलेंगे कि हाँ हमने वो सीखा तो हमको अच्छे से समझ में आया। देखो मैंने ना डिग्री टू रेडियन, देखो अगर आपको चैप्टर नंबर 1 अभी नहीं देखना है
और आपको डायरेक्टली समझना है तो सुनिए, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन के ऊपर ना मैंने एक अलग से सेपरेटली वीडियो बनाया है, उसका लिंक ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, छोटा सा ही है, आप उसको अगर एक बार देख लोगे ना, ये वीडियो खत्म होने के बाद आप उसको जा करके देख लेना, ठीक है। वहां पे बहुत सारे एग्जांपल्स भी मैंने लिए थे, तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ओके। चलो, लेकिन यहाँ पर मैं बताती भी हूँ कि कैसे ये डिग्री से हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, करना क्या होता है, जैसे आपको ना मल्टीप्लाई करना होता है, जो भी डिग्री दिया रहेगा ना उसमें ना π/180 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, 30 को मुझे डिग्री में कन्वर्ट रेडियन में कन्वर्ट करना है ना, तो π/130 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। चलो यहाँ पे कैंसिलेशन करते, 0 0 गया, 3 1 3, 3 6 18, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 5.6 हो जाएगा। यानी कि 30 डिग्री को रेडियन में लिखना हुआ तो हम कैसे लिख सकते हैं, π/6 करके लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का रेडियन कन्वर्जन क्या हो जाएगा, देखो बताती हूँ। 45 डिग्री यहाँ पे π/180, 9 5 = 45, 9 2 = 18, फिर उसके बाद 5 1 = 5 और 5 4 = 20, मतलब क्या आ जाएगा बच्चों, π/4 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आएगा जानते हो, यहाँ पे आ जाएगा π/3। कैसे समझाती हूँ, यहाँ पर मान लो हमारा 60 है, देखो 60 × π/180, कैंसिलेशन करो, 6 1 6, 6 3 = 18, ओके। और फिर 90 डिग्री का क्या होता है, π/2 होता है, समझे। और 180 डिग्री जो है वो पाई के इक्वल होता है। और 270 क्या होता है, 270 ये होता है 3/2, और यहाँ पर पाई आ जाता है 3π/2, ओके। ये कैसे आया, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, चिंता मत करो। 3π/2, देखो ये ऐसे आया, जैसे यहाँ पर क्या था, 270 था ना, इंटू π/180, ओके। 0 0 कैंसिल, 9 3 = 27, 9 2 = 18, बोलो आया कि नहीं, 3π/2 बराबर। और 360 को हम ऐसे करके लिख सकते हैं, 2π करके लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप वो वीडियो देखोगे ना तो इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगी ही नहीं, आप एक बार देख ही लेना उसको, तो ठीक है, अच्छे से देख लो, आपके सारे जो मतलब कंसेप्ट है ना वो अच्छे से क्लियर रहने चाहिए, बस मैं यही चाहती हूँ। और चलो अब यहाँ पे हम लोग, मैंने आपको ये तो बता दिया, ठीक है ना। अब इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, और इसी के साथ साथ अब आगे थोड़ा समझो। क्वाड्रेंट के बारे में आप सभी लोग जानते हो, है ना। देखो ये हमारा क्या होता है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, ऐसे करके शुरुआत होती है। और ये हमारा क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। ये होता है बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट होता है। और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम सभी जानते हैं कि हमारे दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। मतलब इसमें जैसे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 3 और 2, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये आप बता सकते हो ना। देखो दोनों पॉजिटिव हैं, यानी कि ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है स्टूडेंट, तो जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है वो माइनस में होता है, वाई कोऑर्डिनेट प्लस में होता है। देखो एक्स कोऑर्डिनेट माइनस, वाई कोऑर्डिनेट प्लस, और इसमें क्या होता है, दोनों के दोनों माइनस होते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है बोलिए जल्दी से, तो इसमें जो है x ना वो माइनस में होता है, y किस में होता है, प्लस में होता है। यानी कि प्लस प्लस रहा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस प्लस रहा तो सेकंड क्वाड्रेंट, और माइनस माइनस रहा तो थर्ड क्वाड्रेंट, और माइनस प्लस रहा तो फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा अगर कोई ऐसा पॉइंट रहा तो फिर हम क्या बोलेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट ए है और इसका कोऑर्डिनेट है 3,0, यानी कि x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों 0, तब ये कहाँ पर आएगा, तो 3 मैंने बोला ना, तो ये x पे आप दिखाओगे 3 यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये किस पे आ रहा है, ये तो हमारा एक्सिस पे आ रहा है ना, किस पे आ रहा है बच्चों, एक्स एक्सिस पे आ रहा है, ठीक है। मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया, मान लो इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पे लिखा 0, यहाँ पे लिखा 3, तो फिर ये कहाँ पर आएगा, वाई एक्सिस पे आएगा, ठीक है। इतनी बातें बेसिक चीजें हैं, आप जानते ही हैं। तो ये सब मैंने आपको क्यों बताया, सुनिए। जैसे कि अगर आप थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे हमको कोऑर्डिनेट से तो मिलेंगे ना, मिलेंगे कि नहीं। जैसे ये ए और बी क्या है, अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो यहाँ पे होता क्या है बच्चों, ए एंड बी, तो ये दोनों क्या है, कोऑर्डिनेट से तो है। ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये हमारा क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, मान लीजिए z विच इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर ले लिया मान लीजिए -3 और +4i, ठीक है। तो देखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा, रियल वाला पार्ट, यानी कि ये हमारा x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, माइनस प्लस बोले तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा बच्चों, ये वाला क्वाड्रेंट आएगा, ठीक है। तो देखो इस तरीके से आपको मतलब क्या करना है ना, ऐसे पॉइंट निकाल करके चेक करना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो अगर आपका
कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो पॉइंट है, मतलब जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं तो आपको थीटा निकालने के लिए करना क्या है, आपको सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगाना है, tan इनवर्स b अपॉन ए, क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, आप बोलेंगे यही तो होता है, लेकिन अभी आगे देखो ना होगा क्या, फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेकिन इसमें हम यहाँ पे ना कुछ ऐड करेंगे, बताती हूँ आप लोगों को। सुनो, अगर आपका जो मतलब जो पॉइंट रहेगा, अगर आपका वो पॉइंट आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है थीटा निकालने के लिए, देखो ये वाला थीटा विच इज इक्वल टू tan इनवर्स, रुको यहाँ पे लिखती हूँ, थीटा विच इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन ए, इतना तो लिखना ही है, और इसमें ना आपको पाई प्लस कर देना है। क्या करना है, सब कुछ वही रहेगा, बस इसमें आप पाई को प्लस कर दीजिएगा। ये आपको कब करना है, जब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तब। अच्छा, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आया तो, थर्ड क्वाड्रेंट में आया तो भी सेम फॉर्मूला, यानी थीटा विच इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन ए प्लस पाई। ओके, अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो फिर क्या करना है, तो ये करना है, देखो यहाँ पे लिखना थीटा, थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, tan इनवर्स b अपॉन ए, और इसमें आप लोग प्लस कर देंगे, किसको प्लस करेंगे बच्चों, 2 पाई को प्लस करेंगे। ये हमें कब करना है, जब हमारा पॉइंट जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तब। ठीक है, देखो आप ये पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए आपको ये बहुत कंफ्यूजन लग रहा होगा, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखोगे ना तो और भी कंफ्यूजन है, वहाँ पे पूरा टेबल बना करके और उसमें दिखाया गया है, तो इसको ही अच्छे से समझ लो ताकि वो टेबल, मतलब वो टेबल में आपको कंफ्यूज ना होना पड़े। ठीक है, देखो एक बार फिर से बता रही हूँ, ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, पहले उसका पॉइंट निकालना है दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का, फिर आप चेक करोगे कि वो जो पॉइंट है ना वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो फिर सिंपली ये फॉर्मूला लगाइएगा एम्पलीट्यूड निकालने के लिए, लेकिन अगर वो सेकंड या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आया तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, यानी कि ये तो रहेगा ही, और इसमें आप पाई को और जोड़ दीजिएगा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आया तो 2 पाई को जोड़ना है, बस इतना सा ही काम करना है। ठीक है, अच्छा अगर कोई हमारा पॉइंट आता है इस एक्सिस के ऊपर, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, जैसे समझो, देखो एक बात आप लोग जानते ही होंगे, है ना, ये होता है हमारा 0 डिग्री, ये होता है बच्चों क्या होता है 90 डिग्री। ओके, 90 के डिवाइड, देखो ये पूरा 360 होता है, तो एक 90 का होता है, तो यहाँ से यहाँ तक 90 हो जाएगा, ये 0 ये 90, और ये कितना होता है बच्चों 180 होता है। अच्छा ये कितना होता है, तो ये होता है 270, देखो 180 में 90 जोड़ेंगे तो 270, और जब ये पूरा घूम करके आ जाता है तो ये हो जाता है हमारा 360, यानी कि 0 और 360 एक ही जगह पे होता है, ये 90 ये 180 होता है, ये क्या होता है बच्चों 270 होता है। ठीक है, तो सुनिए एकदम ध्यान से, अभी कुछ और बातें आपको बता रही हूँ, ये तो समझ गए होंगे, लेकिन इसके आगे भी आपको समझना है। जैसे कि अगर हमारा पॉइंट आता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी ऐसे है 3,0, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आया ना, तो फिर थीटा का वैल्यू आपको क्या करना है, इस प्रकार से लिखना है, थीटा का वैल्यू सीधे सीधे आपको 0 लिख देना है, कुछ नहीं करना, क्या लिखोगे ओनली 0, रुको रुको रुको, ओके, क्योंकि देखो 0 डिग्री जो है, 0 डिग्री वो रेडियन में अगर मैं बोलूँ तो क्या होता है बच्चों 0 होता है, इसलिए आपको 0 लिख देना है, याद रखना रेडियन में ही हमें आंसर लिखना है, डिग्री में नहीं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे और बात करते हैं, अगर हमारा जो पॉइंट है ना वो निगेटिव एक्स एक्सिस के साथ आया, मतलब यहाँ पर कहीं पर आ गया, तो फिर क्या करने का, इसका जो थीटा है वो हम क्या लिखेंगे, मान लीजिए ऐसा कुछ आ गया -2 और 0, तो -2 कहाँ पर आएगा, ये तो इस साइड आएगा, देखो ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, इसके इधर पॉजिटिव, इसके इधर निगेटिव, तो अगर निगेटिव आए जैसे कि -2 है तो -2 तो यहाँ पर आएगा, सही है ना, तो ये देखो इस साइड आ गया, तो फिर क्या करने का, तो फिर ज्यादा सोचो मत, यहाँ पर जो आपका थीटा का वैल्यू है ना, देखो यहाँ पर क्या है बच्चों 180, और 180 को रेडियन में मैं बोलूँ तो क्या होता है पाई होता है, तो फिर थीटा का वैल्यू सीधा सीधा आपको पाई लिख देना है। क्या करना है, अगर निगेटिव आया तो पाई लिखना है, और अगर ये पॉजिटिव में आया तो आपको 0 लिख देना है। ठीक है, ये तो मैं एक्स एक्सिस की बात कर रही थी, याद कर लो ना, जैसे 0 डिग्री को रेडियन में बोलोगे तो 0, और 90 को बोलोगे तो क्या होता है बच्चों π/2 होता है, अगर 180 को बोलोगे तो पाई के इक्वल होता है। ठीक है, 270 को बोलोगे तो 3π/2 होता है, अगर 360 में बोलो तो 2π होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ये तो हमने समझ लिया, अब इसकी बात करते हैं, अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ है, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस पे हमें मतलब हमारा जो पॉइंट है अगर वो यहाँ पर कहीं पर आ गया, तो फिर थीटा का वैल्यू क्या होगा, यानी कि एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो देखो इसके लिए ये होता है फॉर्मूला, कहाँ पर लिखूँ, आ जाइए यहीं पर मैं लिखती हूँ, है ना, अभी लिखने के लिए कहाँ जाऊँ, थीटा, और यहाँ पर देखो क्या है बच्चों 90 डिग्री, 90 को अगर मैं रेडियन में बोलूँ तो कितना होता है π/2 होता है, तो इसका जो वैल्यू है ना वो क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा, मतलब इसमें आपको कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं है, सीधा सीधा थीटा का वैल्यू π/2 लिख दो, बस बात खत्म, इतना सही करना है। ठीक है,
बाकी अगर क्वाड्रेंट में आया तो फिर कैलकुलेशन करना है ये सारे फॉर्मूलों का यूज करके। चलो ये तो मैंने पॉजिटिव की बात की। अगर निगेटिव वाई एक्सिस के साथ है तो फिर क्या करेंगे, अगर निगेटिव के साथ है ना तो ज्यादा सोचो मत, थीटा विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 270 कहाँ पर है, ये रहा, देखो यहाँ पे 270 आया था, तो इसको रेडियन में हम कैसे लिख सकते हैं, 3π/2 करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा बच्चों 3π/2 और ये हो गया आप लोगों का फॉर्मूला, मतलब आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। तो मुझे पता है आपको बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, सोच रहे होंगे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही हूँ, लेकिन सही बोल रही हूँ, कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ। आप देखिएगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तभी आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्यों बताई। ओके, चलो एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ, अभी ध्यान से सुनना। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर अच्छे से एक बार में ही समझ लो ताकि फिर प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो देखो इसमें मैंने आपको क्या बताया बच्चों, आर्ग्यूमेंट के बारे में बताया। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं। आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan इनवर्स b/a, है ना, ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया कि अगर हमारा जो पॉइंट है, पॉइंट मतलब क्या, मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स नंबर में से हमें पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो अगर हमारा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो फिर यही फॉर्मूला आप लोगों को मतलब लगाना है थीटा निकालने के लिए। लेकिन अगर सेकंड या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, ध्यान से सुनो, अगर सेकंड या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो फिर हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, यानी क्या हो जाएगा, tan इनवर्स b/a प्लस पाई, यानी कि उसमें हमें पाई को प्लस कर देना है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आया तो 2π को प्लस करना है। ठीक, और अगर हमारा जो पॉइंट है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ आता है तो थीटा का वैल्यू डायरेक्टली 0 लिख देना। 0 क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है 0 डिग्री, और 0 डिग्री को रेडियन बोलोगे तो क्या होता है, 0 होता है। अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ आया तो थीटा का वैल्यू क्या लिखने का, π/2 क्यों, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन क्या होता है, π/2 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर निगेटिव एक्स एक्सिस के साथ आया तो थीटा का वैल्यू हमें क्या लिखना है, पाई लिख देना। अगर इसके साथ आया तो क्या लिखना है आप लोगों को, 3π/2। ठीक है, और जब ये पूरा घूम जाएगा ना तो 2π लिखने का, वो क्वेश्चन आएगा तो समझ जाओगे, चिंता मत करो। ठीक है, चलो एम्पलीट्यूड तो यहाँ पर खत्म होता है, लेकिन इसमें एक और चीज़ है, अभी आप सोचेंगे क्या है, चलो बता ही देती हूँ। देखो जैसे कि इसमें हमने क्या देखा, यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे थीटा को लेकर के, यहाँ पर tan इनवर्स और b/a करके जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट के अंदर कुछ ना कुछ मिलेगा ना। तो सुनो, अगर इस ब्रैकेट में इसमें से कोई नंबर हमें मिला, ध्यान से सुनना मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, अगर इसमें से हमें कोई नंबर मिला, जैसे मान लीजिए 1/√3 मिला, मैंने क्या लिखा 1/√3। ठीक है, तो ये जो पूरा है ना tan इनवर्स 1/√3, इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग में रेडियन कितना है बताओ जल्दी से, π/6 है ना, तो यहाँ पे इस पूरे के प्लेस पे हम लिख सकते हैं π/6। ठीक है, ये आप लोग को करना है। और अगर इसमें से कुछ नहीं आया, मतलब यहाँ पे कुछ अलग ही आ गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7/8 आ गया, अब 7/8 आपको कहीं पे दिखाई दे रहा है, वो तो दिख ही नहीं रहा, तो फिर क्या करेंगे, अच्छा तो अब इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, तो इसका आंसर कुछ मत लिखना, ऐसे ही लिख करके छोड़ देना। यानी मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, इसमें से अगर कुछ मिले तो जैसे मैंने बताया वैसा कीजिएगा, लेकिन अगर इनके अलावा कुछ मिला तो फिर जो भी मिला रहेगा वही आप लिख दीजिएगा और वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये है एम्पलीट्यूड, प्लीज़ आप इसको अच्छे से कीजिएगा। वैसे क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करवाऊंगी तो वहाँ पर भी आपको बार बार ये सारी चीज़ें मैं रिवाइज करवाती जाऊंगी, ताकि आपको क्वेश्चन के साथ साथ ही रिवाइज हो जाए और याद हो जाए। ठीक है, चलो ये तो हमने देख लिया। अब यहाँ पे लास्ट में एक और कंसेप्ट रह जाता है, चलिए वो भी हम सीख ही लेते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, आ जाओ, ये छोटा सा ही है। ठीक है, अभी मैं आपको इसका डायरेक्टली फॉर्मूला बताने वाली हूँ, चिंता मत करो, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या बताने वाली थी, मैं खुद ही भूल गई, एक्सपोनेंशियल ऐसे ही था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ, हाँ पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो मैं ही भूल रही थी, पोलर फॉर्म हम लोग देखेंगे, पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे पोलर फॉर्म की बात करते हैं। तो पोलर फॉर्म में अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है ना तो आप कैसे लिख सकते हो, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये होता है फॉर्मूला, जैसे कि z विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको लिखना है बच्चों r। अच्छा r क्या होता है, तो r फॉर मॉड्यूलस, बताया था ना ये r होता है। ठीक है, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे, तो यहाँ पे लिखने का बच्चों cos थीटा, फिर यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे लिखने का i फॉर इमेजिनरी नंबर, जानते ही हो। ठीक है,
और फिर यहाँ पर क्या लिखने का, साइन, उसके बाद थीटा। अब ये सब कुछ है क्या, एक्सप्लेन करती हूँ, चिंता मत करो। पोलर फॉर्म में हमें किसी को भी कन्वर्ट करना है तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, हमारे पास थीटा होना चाहिए। थीटा मतलब क्या, एम्पलीट्यूड, और आर मतलब क्या, मॉड्यूलस। ओके, मतलब अगर आपसे ये पूछा गया ना तो आपको मॉड्यूलस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और एम्पलीट्यूड भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और तब जाके उसको आप पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो cos थीटा हम निकालेंगे, थीटा का वैल्यू हमें मिल जाएगा, फिर यहाँ पे पुट करेंगे, उसके बाद इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पोलर फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो बस आपको इसका फॉर्मूला याद करना है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, याद कर लेना। चलो अब हम यहाँ पे बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म की। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। यहाँ पे क्या लिखने का जानते हो, इधर आर लिखने का और यहाँ पे लिखने का ई, उसके बाद से आता है आई और थीटा, ठीक है। यही होता है फॉर्मूला। मैं भी ज़रा चेक कर लूँ वरना गलत इन्फॉर्मेशन आप तक चली जाएगी, और गलत इन्फॉर्मेशन मुझे देना नहीं है। कॉस फिर आर इंटू हाँ बच्चों ठीक है, यही होता है फॉर्मूला, मैंने सही लिखा है, आर इंटू यहाँ पे इंटू फिर ई रेज टू आई थीटा करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी अगर आप लोग को बताना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपके पास आर होना चाहिए, मतलब मॉड्यूलस होना चाहिए, और ये थीटा का भी वैल्यू होना चाहिए, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं ना, आर एंड थीटा, देन आप इजीली पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैलकुलेट कर सकते हो। तो देख रहे हो ना सारी चीज़ें एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। जैसे सबसे पहले हमने आर्गन्स डायग्राम देखा, उसकी मदद से हमने मॉड्यूलस के बारे में जाना, और फिर हमने इसकी बात की, ठीक है, और फिर हमने इसकी बात की। तो यहाँ पे तो इसका जो बेस है वही है, पीछे वाले सारे कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो में बस हमें इतना ही समझना था, ओके। यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1.3 का जो बेसिक कंसेप्ट है ना ये होता है कंप्लीट। और अब सुनो मेरी बातों को एकदम ध्यान से, आपको मैं क्या बताना चाहती हूँ सुनिए। मैथमेटिक्स पार्ट 1 का अगर आप लोगों ने लेसन नंबर 1 नहीं किया है, और आप कर सकते हैं, मतलब इसका कोई जल्दी नहीं है, तो आप ज़रूर उसको कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके सेकेंड और जो थर्ड चैप्टर है ना उनको भी आप ज़रूर अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। उन दोनों मतलब वो तीनों चैप्टर्स आप करेंगे और फिर यहाँ पर आएंगे ये लेसन नंबर 1 को करने के लिए, तो आपको सारी चीज़ें आसान लगेंगी। देखिएगा अभी जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना एक्सरसाइज में, तो ट्रिग्नोमेट्री वाले कुछ कंसेप्ट यहाँ पर लगेंगे, ओके। मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से ही बताऊंगी, लेकिन अगर आप उधर से पहले से पढ़ करके आए हुए रहोगे तो अच्छा रहेगा ना, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के साथ, ओके। धीरे धीरे हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। कुछ भी बताना है तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, ओके। चलो बाय एवरीवन।